हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुजीत एकेडमी। सो आज हम लोग क्या करेंगे, WBJ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसका टॉपिक आज रहेगा सेंटर ऑफ मास मोमेंटम एंड कोलिजन। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी वीडियो आ चुका है यूट्यूब पे। ठीक है, तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, फिर पार्ट 2 देखिए। पार्ट 2 में कुछ अच्छे अच्छे सवाल दिए गए हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। देखिए क्या दे रखा है, अ बुलेट ऑफ मास 4.2 इंटू 10⁻⁻² kg मूविंग एट अ स्पीड ऑफ इतना स्पीड से ये जा रहा है। ठीक है, मूव कर रहा है, गेट स्टक इनटू अ ब्लॉक with a mass 9 times that of the bullet. If the block is free to move without any kind of friction, the heat generated in the process will be. देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए मोमेंटम का तो आप किए होंगे सवाल, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का बहुत सवाल किए होंगे। तो इसमें क्या दे रखा है कि एक जैसे कि सरफेस है, मान लेते हैं। ठीक है, सरफेस है और इस पे बुलेट एक ब्लॉक है। पहले मैं ब्लॉक बना लेता हूँ। एक ब्लॉक है और बुलेट है, इधर से बुलेट आ रहा है। ठीक है, ये मान लेते हैं इसको बुलेट। ठीक, अब क्या हो रहा है कि बुलेट का स्पीड देखिए, बुलेट का मास दिया हुआ है, बुलेट का कुछ मास है, इसका मास दिया हुआ और कुछ स्पीड है। इनिशियल स्पीड कितना दिया हुआ है, u मान लेते हैं। ठीक है, u दिया हुआ है 300 मीटर पर सेकेंड से ये जा रहा है। ठीक, और ब्लॉक जो है इनिशियली रेस्ट में है, उसका मास कितना दिया हुआ है, 9m दिया हुआ है, 9 टाइम्स ऑफ दिस दैट बुलेट इफ द ब्लॉक इज फ्री टू मूव विदाउट एनी काइंड ऑफ फ्रिक्शन। इस सरफेस में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, इस सरफेस में कोई भी फ्रिक्शन नहीं। द हीट जनरेटेड इन द प्रोसेस विल बी, ये पूछा जा रहा है। अब देखिए कैसे बनेगा, ये अच्छा सवाल है और मैं ये सवाल जो ऑलरेडी मैं वीडियो में करवाया हूँ। ठीक है, दोबारा मैं करवा रहा हूँ। देखिए इसी टाइप का आया हुआ था सवाल, तो समझिए कैसे बनेगा। हम क्या करेंगे कि जैसे ये बुलेट है, ये क्या होगा, स्ट्राइक करेगा, इस पर पेनिट्रेट करेगा, उसके बाद ये दोनों सिस्टम बन जाएगा। समझ में आया बात को। बाद में एक्चुअली होगा क्या, देखिए ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक यहाँ पे है। ठीक है, ये फाइनल सिचुएशन, इनिशियल सिचुएशन ये हो गया, ये फाइनल सिचुएशन हो गया टकराने के बाद। और ये जो बुलेट है, ये जो बुलेट अंदर आ जाएगा। ठीक है, स्टक बोला जा रहा है कि स्टक हो गया, गेट स्टक, इसमें जाके घुस गया। ठीक है, और चिपक गया इनटू अ ब्लॉक विथ अ मास 9 टाइम्स। इसका मास, टोटल मास अब कितना हो गया, देखिए ये इसका m हुआ और इसका 9m हो गया। टोटल मास कितना हो गया, 10m हो गया। अब ये 10m मास का ये सिस्टम हो गया। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 10m हो गया। अब देखिए क्या दिया हुआ है, इफ द ब्लॉक इज फ्री टू मूव विदाउट एनी काइंड ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं है, द हीट जनरेटेड। अब देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले दिमाग में क्या आ रहा है कि मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूँ, क्योंकि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया हुआ है, लग रहा है ना कोई फ्रिक्शन लग रहा है। समझ रहे हो बात को, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूँ। और ये दोनों है ब्लॉक साथ में मूव करने लगा फाइनली, तो इसका कॉमन वेलोसिटी vc से रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। ठीक, तो देखिए मोमेंटम p इनिशियल, ये इनिशियल कंडीशन है ना, और ये फाइनल कंडीशन है। तो देखिए p इनिशियल मोमेंटम जो होना चाहिए वो कंजर्व होना चाहिए। यहाँ जो मोमेंटम होना चाहिए वही वहाँ होना चाहिए, वही वहाँ। ठीक है, समझ रहे हो। तो p इनिशियल इज इक्वल टू, मतलब जो जर्नी में इसका मोमेंटम हर समय इक्वल रहेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। तो P इनिशियल देखिए, मास का लिखिए, बुलेट का लिखिए m इंटू यू, ओके, प्लस इसका मास लिखिए 9m, बट ये क्या है, रेस्ट में है। ये क्या है, रेस्ट में, u1 u2, ये तो रेस्ट में है, तो इसको मैं 0 मान लेता हूँ। ठीक है, और फाइनली क्या हो गया, फाइनली देखिए ये टोटल कितना हो गया, 10m हो गया, टोटल 10m हो गया। और वेलोसिटी देखिए कितना, vc मान के रखा। ठीक है, vc यहाँ से कितना आ गया, इसको सॉल्व कीजिए, ये तो 0 हो गया, ये टोटल पार्ट 0 हो गया। यहाँ से mu इज इक्वल टू कितना आ गया, 10m vc, ओके, 10m vc, m से m कैंसिल हो गया यहाँ से। और vc इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ u अपॉन 10। और देखिए u कितना दिया हुआ, बुलेट का स्पीड देखिए 300 दिया हुआ था। 300 अपॉन 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया और बच गया 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब कॉमन स्पीड इसका 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। ओके, अब देखिए क्या होगा, तो इन दौरान क्या हुआ होगा एक्चुअली मैं बताऊं आपको। जैसे कि ये पेनिट्रेट कर गया बुलेट अंदर जाके, अब ये कॉमन वेलोसिटी से सिस्टम पूरा जाने लगा आगे। अब देखिए लॉस कहाँ होगा, एनर्जी लॉस कहाँ हुआ होगा, जब ये बुलेट अंदर पेनिट्रेट कर रहा होगा ब्लॉक पे, तो ब्लॉक जो है उस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा ना, ब्लॉक लगा रहा होगा बुलेट पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ, ऑब्वियस है वहां पे हीट जनरेट हुआ है। समझ रहे हो बात को, वहां पे हीट जनरेट हुआ है, तो यहाँ पे हीट भी जनरेट हुआ और सिस्टम पे काइनेटिक एनर्जी भी आ गया। फाइनली क्या आया, हीट भी डेवलप हुआ। फाइनली क्या हुआ
कि इस सिस्टम पे हीट भी डेवलप हुआ प्लस काइनेटिक एनर्जी भी कुछ आया, ठीक है, केसी ये भी आया, और इनिशियली काइनेटिक एनर्जी ये था, ठीक। अब देखिए जितना एनर्जी यहाँ था उतना एनर्जी इक्वल होना चाहिए यहाँ पे, जैसे बाद में कुछ हीट जनरेट हो गया और कुछ काइनेटिक एनर्जी स्पीड से चलने लगा, वीसी स्पीड से चला तो कुछ काइनेटिक एनर्जी सिस्टम में आया, तो हीट भी आया काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब एनर्जी देखिए टोटल यहाँ पे मैं इक्वेट कर रहा हूँ, जैसे इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, एनर्जी और कहाँ जाएगा, जो भी इनिशियली एनर्जी था के उसको बाद में बराबर होना पड़ेगा ना, तो काइनेटिक एनर्जी है के सी और प्लस जो हीट जनरेट हुआ होगा, और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, के इज इक्वल टू एच प्लस के सी, के इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ के आई लिख लीजिए इसको, के आई, ओके। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जो एनर्जी इतना इधर था वही इतना इधर होगा, एच प्लस के सी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितना था, देखिए बुलेट का कितना, देखिए टोटल कितना था काइनेटिक एनर्जी, देख लेता हूँ पूरा सिस्टम का, ठीक है। इनिशियली आपको पूरा सिस्टम का देखना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम यू स्क्वायर प्लस यहाँ से हो गया। अब इसका काइनेटिक एनर्जी देखिए कितना है, ये तो जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। हीट देखिए, हीट वही निकालना है हम लोग को, हीट कितना जनरेट किया। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखिए हाफ, अब टोटल मास कितना हो गया सिस्टम का, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, आंसर सेम आने वाला को कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल मास कितना है 10 हो गया, 10m, तो टोटल मास 10m, और वीसी स्पीड कितना है, वीसी है, वीसी का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से कितना आ गया, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ 10m वीसी स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू एच। यहाँ से देखिए मैं इक्वेशन को उल्टा करके लिख रहा हूँ, ठीक है। एच इज इक्वल टू कितना आ गया, देखिए एच इज इक्वल टू हाफ एम को कॉमन ले लीजिए, हाफ एम को कॉमन लीजिएगा तो यू स्क्वायर माइनस 10 वी सी का होल स्क्वायर, 10 वी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब पुट करना है, मास का वैल्यू पुट कीजिए, मास का वैल्यू कितना है, देखिए 4.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और यू स्क्वायर देखिए, यू स्क्वायर कितना आया था मेरे, देखिए सॉरी यू, अच्छा यू तो दिया हुआ है 300 का स्क्वायर हो जाएगा, 300 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू वीसी का स्पीड कितना आया था 30 का स्क्वायर हो जाएगा, 30 का स्क्वायर दैट इज 900। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है, चलिए यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 2.1 हो जाएगा ये, इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और ये 00 हो जाएगा, ठीक है। और ये 9000 हो जाएगा, यहाँ से 9000, ठीक है। अब कितना देखिए कॉमन ले लीजिए आप, 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 3 मैं कॉमन ले रहा हूँ, 10 टू द पावर 3 मैं कॉमन ले लूँगा तो ये जो है 90 माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए स्पीड कितना हो जाएगा 2, देखिए यहाँ से मैं 0 हटा रहा हूँ, यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये से ये कैंसिल हो गया, 21 इंटू कितना हो गया, देखिए 21 इंटू 81, ठीक, 81 क्या जूल हो गया। अब इसमें कैलोरी में पूछा है ना, कैलोरी में पूछा है तो 1 जूल 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है 4.2 किलो जूल होता है, 4.2 किलो जूल कितना ही होता है, देखिए देख के बताइए। यहाँ पे किलो नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे किलो नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे 4.2 जूल आएगा, ठीक है। तो 4.2 जूल यहाँ से हम डिवाइड कर लेते हैं इसको, ठीक, देखिए कैलोरी में चेंज करना पड़ेगा हमको, ठीक है। कैलोरी में चेंज करने के लिए कितना आया, टोटल कितना है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल आया, ठीक। तो अब मैं इसको चेंज करूँगा 1 कैलोरी, तो क्या करना पड़ेगा हमको, 1 जूल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4, अच्छा ठीक है। इसको देखिए मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक, तो छोटा कर लेता हूँ, पहले मैं छोटा कर लेता हूँ इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको मैं कैलोरी में चेंज करके एच इज इक्वल टू कितना हो गया 21 इंटू 81 अपॉन 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, 4.2 से डिवाइड करेंगे तो ये कैलोरी में चेंज हो जाएगा, ठीक है।
तो ये ऊपर जाएगा, 0 चला जाएगा ऊपर, ये 2 से कट जाएगा। अब ये यहाँ कितना आ जाएगा देखिए 81 इंटू 5 आ जाएगा इज इक्वल टू कैलोरी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा हीट इज इक्वल टू आ जाएगा 5 और 400, ठीक है। तो 405 कैलोरी, ठीक है, 405 कैलोरी आ गया आंसर मेरा, ठीक है। देखिए 405 ऑप्शन में है, हाँ है, बी ऑप्शन मेरा राइट हो गया। ये वाला याद रखिएगा, ये रिलेशन 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, ठीक है, किलो नहीं होगा यहाँ पे। तो क्या समझे आप कि इनिशियली जो एनर्जी था सिस्टम में वही फाइनली हम इक्वल कर दिए हीट में, कुछ हीट में जनरेट हुआ होगा और फाइनल काइनेटिक कुछ स्पीड होगा सिस्टम में, तो वही दोनों को इक्वेट करके वहां से हमने क्या निकाल लिया, हीट निकाल लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, 2 पार्टिकल्स ए एंड बी बोथ इनिशियली एट रेस्ट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर अंडर ए म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन and the instant when the particles A is v and the speed of b is 2v, the speed of the center of mass, ठीक है, स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास पूछा गया है। देखिए पार्टिकल इनिशियली क्या है, इनिशियली पार्टिकल्स रेस्ट में है, इनिशियली जो दोनों जो पार्टिकल है वो रेस्ट में है, ठीक है। इसका स्पीड 0 है और उसका भी स्पीड 0 है। तो ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इंटरनल फोर्स लग रहा है इस पर, ठीक है, ड्यू टू इंटरनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो एक इंस्टेंट पे ड्यू टू इंटरनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ, ये आपस में मतलब टकराने, मतलब जाने लगा, ठीक है, सामने जाने लगा, ठीक। तो ये बताइए कोई इंस्टेंट पे, मान लीजिए कि यहाँ पे इनिशियली रेस्ट में था, इनिशियली u1 इज इक्वल टू 0 और u2 इज इक्वल टू 0 था, ठीक है, कोई इंस्टेंट पे इस समय 0 था। अब क्या हुआ ड्यू टू फोर्स ये क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा, ये भी पार्टिकल्स मूव करने लगेगा अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ मूव करने लगा। तो एक इंस्टेंट पे बोला है कि इसका जो स्पीड है वो कितना हो गया, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। इनिशियली रेस्ट पे था आपको, ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनिशियली रेस्ट में है। तो एक इंस्टेंट पे देखिए, एक इंस्टेंट पे कितना है, इसका v दे रखा है और इसका 2v दे रखा है, ठीक है, इसका v दे रखा है, इसका 2v। मास हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, m1 मान लेते हैं, m2 मान लेते हैं। तो बताइए इनिशियली जो था बॉल इनिशियली रेस्ट पे था और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था, ये क्या है, ये इंटरनल फोर्स है। इंटरनल फोर्स आपस में कैंसिल हो रहा है, ये इसका वेक्टर इधर, इसका वेक्टर इधर, टोटल फोर्स ऑन सिस्टम क्या है, 0 है। तो अगर सिस्टम पे टोटल फोर्स अगर 0 रहता है तो मैं लीनियर मोमेंटम लगा सकता हूँ, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ओके। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में लगा रहा हूँ। इसमें क्या हो जाएगा देखिए, इनिशियली पार्टिकल्स रेस्ट में था तो इनिशियल जो मोमेंटम होगा वो 0 होगा। अरे भैया इनिशियली तो रेस्ट में था, फिर ये एक इंस्टेंट पे v आ गया, 2v आ गया, ठीक है, और फाइनल मोमेंटम को भी 0 होना पड़ेगा क्योंकि दोनों बराबर होता है। इनिशियल मोमेंटम 0 है और हम जानते हैं कि नेट फोर्स ऑन सिस्टम अगर 0 है तो p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल होगा, ठीक है। तो p इनिशियली कितना है, 0 है, तो p फाइनल को भी 0 होना पड़ेगा। p इनिशियली 0, तो यहाँ पुट कीजिए, p फाइनल भी 0 आ गया। इसका मतलब इस इंस्टेंट पे मैं लिख दूँ m1v, मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ, इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहा हूँ, ठीक है। तो m1v ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, देखिए वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये इसका देखिए वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो लिख सकता हूँ माइनस m2 2v, ओके, इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ गया देखिए, v से v कैंसिल हो गया, m1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2m2 आ गया, ठीक है, मास का रिलेशन निकल गया, m1 इज इक्वल टू 2m2 आ गया। अब हमें क्या निकालना है देखिए, हमें निकालना है कि VCM का फॉर्मूला आपको पता होगा। VCM होता क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1x1 प्लस m1x1 नहीं होगा, यहाँ पे v1 होगा, ठीक है, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2, ओके, अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ मास m1 आ गया। अब v1 देखिए कितना, v1 कितना है, v है। इस समय पूछा गया कि स्पीड कितना होगा सेंटर ऑफ मास का, तो मैं वही लिखा रहा हूँ कि स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ये होता है फॉर्मूला, m1 का ये हो गया, m1 का वैल्यू m1 और वेलोसिटी v1 कितना दिया हुआ है, v दिया हुआ है, तो मैं v पुट किया पॉजिटिव में, और m2 का m2, ठीक है, और v2 का कितना दिया हुआ है स्पीड, देखिए ये v2 है, v2 का मैग्नीट्यूड 2v दिया हुआ है, बट डायरेक्शन देखिए
वेक्टर देखिए इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन को हमने क्या मान के रखा है, नेगेटिव, तो -2v इज इक्वल टू सॉरी अपॉन m1 प्लस m2। ओके, यहाँ से देखिए आप m1 को क्या 2m2 पुट कर दूं, m1 को 2m2 पुट कर दूं, यहाँ पे एक रिलेशन आया मेरा सेंटर ऑफ मास, मतलब कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व करके मेरा एक रिलेशन आया m1 इज इक्वल टू 2m2, m1 इज इक्वल टू 2m2, यहाँ पे m1 की जगह 2m2 पुट कर दिया, v इधर देखिए ये कितना आ गया 2m2v आ गया, 2m2v आ गया, यहाँ पे m1 प्लस m2 देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, देखिए दोनों बराबर है ना, तो ओवरऑल कितना आ गया, ये 0 आ गया, मतलब मैं कह सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 0 आ गया। ये तो मैं आपको प्रूफ करके दिखाया, ठीक है। देखिए एक्चुअली आप सोच के भी कर सकते हैं, सोच के एक्चुअली क्या होगा, देखिए इनिशियली क्या है, इनिशियली इसका मोमेंटम 0 है, तो पूरे सिस्टम का भी तो मोमेंटम 0 होगा, मतलब PCOM P इनिशियल ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, तो मैं ये कह सकता हूँ कि P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल ऑफ COM, सेंटर ऑफ मास पे लगा दिए PCOM, यहाँ से क्या आ गया दो, यहाँ से PICOM 0 है, अरे भैया ना इसका स्पीड है ना इसका स्पीड है, तो सेंटर ऑफ मास भी तो रुका होगा इनिशियली, तो इनिशियली रुका हुआ था, तो P इनिशियल ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0, तो और कोई फोर्स नहीं लग रहा एक्सटर्नल फोर्स, तो मैं P फाइनल COM इज इक्वल टू P इनिशियल COM, तो इनिशियली कितना है इसका 0, तो P फाइनल भी 0 हो गया, P फाइनल COM भी 0 हो गया। अब P फाइनल COM को क्या लिख सकते हैं, टोटल मास बॉडी का, सिस्टम का टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2 है, m1 प्लस m2 है, और इधर कितना होगा VCOM, ठीक है। फाइनल सिचुएशन का मैं बता रहा हूँ, फाइनल जितना पूछा है, ठीक है, तो m1 m2 तो कांस्टेंट है, उधर चल जाएगा, तो VCOM देखिए यहाँ से भी 0 आ गया, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था, अगर कोई फोर्स, याद रखिए ये काम आएगा, इनिशियली सेंटर ऑफ मास 0 था, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है ना, तो सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं करेगा, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, फोर्स लगेगा तभी वो सेंटर ऑफ मास मूव करेगा आगे या पीछे, समझ रहे हो बात को। यहाँ पे इनिशियली सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी 0 था, तो फाइनल भी 0 होगा, फाइनली मोमेंटम भी 0 होगा, समझ रहे, इसका एक्सटर्नल फोर्स इस पर नहीं लग रहा है इस कारण से, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, देखिए यहाँ फॉर्मूला भी देखिए, दो तरीका भी आ गया और स्टेटमेंट भी आ गया कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, ठीक है, फाइनली भी वो रेस्ट में रहेगा, तो देखिए आंसर भी निकल गया VCOM 0, और इस तरीके से भी VCOM 0 आ गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, टू आइडेंटिकल ब्लॉक ऑफ आइस मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल स्पीड एंड कोलाइड विद ईच अदर, ठीक है, व्हाट विल बी द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू मेक बोथ द ब्लॉक्स मेल्ट कंप्लीटली इफ द इनिशियल टेम्परेचर्स ऑफ द ब्लॉक वर -8 डिग्री सेल्सियस ईच, ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इतना दिया हुआ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इतना दे रखा है। अब कुछ ऑप्शंस है, तो क्या है, इनिशियली जैसे दो गो आइस है, टू आइडेंटिकल ब्लॉक ऑफ आइस आपस में ये मूव कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्शन ईच अदर, ठीक है, दोनों आपस में मूव कर रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन विथ इक्वल स्पीड है, और आइडेंटिकल ब्लॉक मैंने कि सेम मास है, दोनों का मास जो है वो m है, ठीक है, तो व्हाट विल बी द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू मेक द बोथ द ब्लॉक्स मेल्ट कंप्लीटली, मतलब कि कितना स्पीड होना चाहिए, मिनिमम स्पीड हमसे पूछा जा रहा है, मैं कितना मिनिमम स्पीड दूं ब्लॉक पे, ठीक है, दोनों ब्लॉक पे, सो दैट वो जाके आपस में टकराने के बाद वो हीट रिलीज होगा, और उस हीट के कारण वो मेल्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं, ये दो आइस ब्लॉक है, वो आपस में इतना, मतलब कि पूछा जा रहा है कि कितना स्पीड दें इसको, मिनिमम दोनों को कितना स्पीड दें फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि वो टकराने के बाद क्या होगा, हीट रिलीज होगा, और उस हीट से वो बर्फ जो है पानी में बदल जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, प्रैक्टिकली थोड़ा सोचना पड़ेगा, जैसे कि आप मतलब कि लीनियर मोमेंटम जब कंजर्व कर रहे हो दो ब्लॉक के बीच, तो वहाँ पे आइडियल सिचुएशन रहता है, वहाँ हीट और साउंड नेग्लेक्ट करते हैं, बट यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको सोचना पड़ेगा कि दो आइस आपस में टकरा रहे हैं, उसके बाद हीट यहाँ पर रिलीज होगा, ठीक है, बात समझ में आई। तो चलिए बनाते कैसे, दो आइस आपस में मूव कर रहे हैं, ठीक है, इसका स्पीड हमने माना u और इसका भी स्पीड u माना, ठीक है, और दोनों का मास m है,
दोनों का मास m है। फिर ये क्या होगा, और ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है स्मूथ है, ठीक है, ये जो सरफेस है वो स्मूथ है, ये जो सरफेस है स्मूथ है। अब क्या होगा कि ये दोनों टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा, रिलीज होगा हीट रिलीज होगा। हीट रिलीज के कारण फिर ये पिघल जाएगा, समझ रहे हो बात को, ये बर्फ पूरे पानी में पिघल जाएगा। तो कैसे बनेगा देखिए, और मिनिमम स्पीड पूछा है, मिनिमम स्पीड। अब देखिए कैसे होगा, ये दोनों आपस में ब्लॉक टकराएगा, ये दोनों ब्लॉक आपस में टकराएगा, फिर आप लोगों को लगेगा कि ये टकराने के बाद ये कुछ स्पीड भी आएगा और हीट भी आएगा, ठीक है, हीट भी रिलीज होगा और कुछ स्पीड भी, मान लीजिए। अभी फिलहाल यहाँ पे मान लीजिए कि फाइनली क्या होगा, मैं इनिशियल कंडीशन में बता रहा हूँ ये चीज़, ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन हो गया, और यही चीज़ फाइनल कंडीशन क्या होगा देखिए, और यही चीज़ फाइनली क्या होगा, फाइनली टकरा जाएगा, ठीक है, टकरा जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हीट रिलीज होगा, टकराने के बाद इसमें हीट रिलीज होगा, ठीक है। वही पूछा है कि मिनिमम स्पीड कितना दूं ताकि ये ब्लॉक जो है वो पानी हो जाए, ठीक है, यहाँ पे पानी हो जाए, देखिए ये जो है पूरा ये पानी हो जाए, मतलब यहाँ पे, ठीक। तो कैसे बनेगा इस सवाल को देखते हैं। जो एनर्जी इनिशियल है, जो एनर्जी इनिशियल है, टोटल को कन्वर्ट कर दीजिए आप हीट में, टोटल को आप हीट में कन्वर्ट कर दो तो उसका आंसर आ जाएगा। बेसिकली हो क्या रहा है देखिए, एनर्जी कंजर्व करना है, तो एनर्जी इनिशियली कितना था, हम कितना दिए, एम यू स्क्वायर, टोटल एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर, टोटल एनर्जी कितना हुआ। इसको बेसिकली इस सवाल को एनर्जी से सोचना है, तो एनर्जी कंजर्व रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल एनर्जी कितना है, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ एम यू स्क्वायर, ये इनिशियल एनर्जी है, मैं इसको मानता हूँ के, ठीक है। दोनों का सेम मास होगा, आइडेंटिकल ब्लॉक बोला गया, दोनों को सम कीजिएगा तो यू स्क्वायर आ जाएगा, एम यू स्क्वायर आ जाएगा, तो के इतना निकल के आ गया। अब यही जो एनर्जी है मैं टोटल हिट में लगा दूं तो हो जाएगा वो मिनिमम स्पीड। देखिए आने वाला, जैसे बेसिकली कुछ लोग बोल रहे हैं कि दोनों ब्लॉक, यहाँ पे दोनों आइस ब्लॉक अगर टकराएंगे तो मे भी हो सकता है ये मूव करे अलग अलग स्पीड से, जैसे कि कुछ ऐसा सिचुएशन बने कि इसका v1, इसका स्पीड मान लीजिए कुछ v2 रहा, इसका वेलोसिटी हो सकता है v1 रहे, टकराने के बाद, मतलब यहाँ टकराया, फिर ये हो सकता है v1 v2 से मूव करे, मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी भी रह जाए, समझ रहे हो, कुछ काइनेटिक एनर्जी भी रह जाए, और मतलब कि और क्या, और फिर इसको तो आइस को एक्चुअली वाटर होना पड़ेगा ना, तो स्पीड बेसिकली ठीक है, मान लीजिए ये पिघलने के बाद ये पानी हो गया, उसके बाद पानी भी मूव करने लगा, पानी में मतलब कि वाटर में, बेसिकली वाटर में काइनेटिक एनर्जी आ गया, ठीक है, मैं मान लिया कि काइनेटिक एनर्जी मतलब के फाइनल मान लिया, के फाइनल कुछ आ गया। तो देखिए टोटल एनर्जी कितना, टोटल एनर्जी मतलब कंजर्व रखना है, तो के इनिशियली जो एनर्जी था, बताइए के इनिशियली जो होगा वो किस में चेंज हुआ होगा, एक तो हीट में चेंज हुआ होगा, अभी मैं बताया ब्लॉक वाला, हीट में, और के फाइनल, ठीक है, और के इज इक्वल टू, मैं एक्सप्रेशन को समझाऊंगा, देखिए के इज इक्वल टू कितना हो गया, एम यू स्क्वायर एच प्लस के फाइनल, ठीक है, एच प्लस के फाइनल। अब मुझे मिनिमम स्पीड चाहिए, तो मिनिमम कब आएगा, जब इसके पास ये के फाइनल, कोई फाइनल मतलब जितना जो एनर्जी आया ना उतना सारा हीट में चला जाए, बाकी कोई एनर्जी, ये जीरो होना पड़ेगा इसको। बात समझ में आ रही कि नहीं, एक्सप्रेशन से जितना इनिशियली एनर्जी था, जितना इनिशियली एनर्जी था टोटल आप कन्वर्ट कर दो हीट में, तो वो टोटली कंप्लीटली वो पिघल जाएगा, समझ रहे हो, आइस जो है टोटली पानी में, वाटर में बदल जाएगा। तो और के फाइनल को जीरो होना पड़ेगा, देखिए ये जीरो, ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये मिनिमम आ जाएगा। अगर ये ज़्यादा होगा तो ये भी ज़्यादा होगा, तो इसको मैं फाइनली क्या करना पड़ेगा, के फाइनल को जीरो करना पड़ेगा, टेंडिंग टू जीरो, तब जाके ये मिनिमम आएगा। ये पार्ट कम हो जाएगा तो ये भी पार्ट कम हो जाएगा, समझ में आ रही है कि नहीं। हीट तो कांस्टेंट है, हीट उतना एनर्जी लगेगा, उतना एनर्जी लगेगा बर्फ को उसमें कन्वर्ट करने के लिए, बर्फ को उसमें वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हीट कांस्टेंट है यहाँ पे, यही वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल है, मैं क्या किया, दिमाग लगा दिया कि इसको जीरो कर दूँ तो यू मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू एच होना पड़ेगा, ठीक है, तो टोटल ये पिघल जाएगा, मतलब कोई स्पीड इसमें नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं। तो हो क्या गया देखिए, यहाँ मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया मेरा इक्वेशन, mu स्क्वायर इज इक्वल टू के फाइनल, सॉरी के फाइनल नहीं, कितना हो गया, h हो गया, हाइट, हीट हो गया, सॉरी हीट के बराबर आ गया। ये बात समझ में आई कि नहीं? मैंने मान लिया कि कुछ एनर्जी भी आ गया, ठीक है, वाटर में चेंज होने के बाद वाटर में हो सकता है कि कुछ काइनेटिक एनर्जी भी आ गया, लेकिन यहाँ पे मिनिमम स्पीड पूछा गया, तो मिनिमम स्पीड का कंडीशन हो जाएगा कि फाइनल जो होगा काइनेटिक एनर्जी वो 0 हो जाएगा, तभी तो वही मिनिमम आएगा, ये मिनिमम ये भी मिनिमम। तो वहाँ पे क्या किया, देखिए हीट, अब हीट को समझिए, ठीक है, ये जो चीज़ है हीट को समझिए। अब हीट कैसे होगा, देखिए ये आपस में जैसे टकराएगा, जैसे मान लीजिए आइस आपस में टकराया, ठीक है, तो यहाँ पे हीट रिलीज हुआ होगा। अब हीट कितना मिनिमम दें, मिनिमम मतलब हीट कितना दें ताकि ये पूरा वाटर हो जाए, बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो देखिए आइस कैसे चेंज होता है वाटर में, मैं बता रहा हूँ, 2 स्टेप में चेंज होता है। पहले आइस क्या होगा, जितना डिग्री सेल्सियस में था, जैसे -8 डिग्री सेल्सियस में था, सबसे पहले आइस को 0 डिग्री सेल्सियस में ले जाइए, तो जो एनर्जी यहाँ पे लगा, एनर्जी E1, मान लीजिए E1 लगा यहाँ पे, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ले गए। अब ये आइस है ना वाटर में चेंज होगा। सबसे पहले अगर ये कुछ टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी टेम्परेचर होगा यहाँ पे, तो सबसे पहले आप उसको 0 पे ले जाइए, कुछ भी होगा यहाँ पे, मान लीजिए -100 डिग्री सेल्सियस, सबसे पहले उसको 0 पे ले जाइए, E1 एनर्जी दीजिए उस पर, E1 दिया मैंने, फिर क्या किया, इसको वाटर में चेंज कर दिया। यही तो बोल रहा है कि मेल्ट मतलब क्या, पूरा वाटर में चेंज कर देना है, मतलब इसको आइस को वाटर में चेंज कर देना है। अब यहाँ पे लेटेंट, ये प्रोसेस होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये मेल्ट हो गया, यहाँ पे ये मेल्ट हो गया, तो यहाँ पे E2 एनर्जी लगा, ठीक है। तो हीट इज इक्वल टू कितना कितना देना पड़ा, एक बार इसमें देना पड़ा, यहाँ से -8 डिग्री सेल्सियस से 0 तक ले जाने में आइस ही रहेगा, उसके बाद 0 से हमने वाटर में चेंज किया, तो यहाँ पे हीट इज इक्वल टू कितना आ गया, हीट बेसिकली दो कंपोनेंट में बट गया, 2 कंपोनेंट एनर्जी में बट गया, E1 देना पड़ा प्लस E2 देना पड़ा, ठीक है, mu स्क्वायर, यहाँ पे m लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए E1 कितना हो गया, देखिए टोटल, और टकराने के बाद देखिए ये 2 ब्लॉक है, यहाँ पे 2 ब्लॉक है, 2 ब्लॉक है, टकरा गया ना, दोनों ब्लॉक टकरा गया, मैं चिपका के दिखा दिया हूँ कि -8 डिग्री सेल्सियस दोनों पे है, ठीक है, -8 डिग्री सेल्सियस दोनों पे, ये टोटल मास कितना है 2m होगा ना, ये भी 2m होगा, और ये कितना होगा 2m। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये टकराने के बाद का सिचुएशन है, दोनों ब्लॉक आपस में आए, हीट एनर्जी रिलीज हुआ, ये जो हीट एनर्जी, तो 2 मास हो जाएगा ना, m + m 2m हो जाएगा। फिर 2m को मैंने क्या किया, दोनों बर्फ को ले गया 0 डिग्री सेल्सियस में, और फिर वो जो 2 बर्फ था उसको मैं पानी में बना दिया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एनर्जी E1 का जो प्रोसेस होगा 0 से 8 डिग्री सेल्सियस, वो क्या होगा m, टोटल मास कितना है 2m, देखिए मास ध्यान रखिएगा 2m, और स्पेसिफिक हीट मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर ट्रांजिशन कर रहा हूँ, मतलब कि -8 डिग्री सेल्सियस से 0 ले जा रहा हूँ, तो ये फॉर्मूला लगेगा ms डेल्टा टी। तो डेल्टा टी कितना हो गया, डेल्टा टी देखिए 0, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 0 माइनस ऑफ 8, एक मिनट, स्पेस नहीं, देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, E1 क्या हो जाएगा, चलिए E1 कितना हो गया, देखिए E1 हो गया कितना 2m, मास 2m है, ms डेल्टा टी कितना हो गया 0 माइनस ऑफ 8 डिग्री सेल्सियस। ये कौन सा फॉर्मूला है मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये सी हटा दीजिए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आपको। प्लस E2 क्या आ गया m × L। बेसिकली मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, पहले फॉर्मूला लिख दूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए पहले E1 के लिए यहाँ तक चेंज करेंगे ना, तो 2m है ना, तो मास, पहले मास ms डेल्टा टी, ये फॉर्मूला लगेगा चेंज करने के लिए, प्लस अब E2 बर्फ से पानी में चेंज करने के लिए कितना क्या लगेगा, m × L लगेगा। समझ में आया कि नहीं? ये जो प्रोसेस मैं बताया समझ में आया कि नहीं? यहाँ देखिए m कितना है 2m है, m कितना है 2m है, तो मैंने लिखा यहाँ पे 2m, और s तो s है, स्पेसिफिक हीट कितना दिया हुआ, डेल्टा टी 0 माइनस 8, ये 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत, 0 डिफरेंस ले लिए, 0 माइनस 8, प्लस मास कितना है 2m,
एल कितना है, एल देखना है, एल कितना है यहाँ पे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो इतना दिया हुआ, ठीक है। तो अभी एम इंटू एल ही रख रहा हूँ, अभी एम इंटू एल रख रहा हूँ। इधर कितना हो जाएगा, एम यू स्क्वायर। देखिए मास कैंसिल हो जा रहा है, मास कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ से यू कितना आ गया, यू आ गया रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर। अब मैं सारा वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 2 इंटू एस का वैल्यू पुट कर दिया, देखिए 2100 इंटू 8 प्लस 2100 इंटू 2, फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगा इंटू, देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना दिया हुआ, 3.36 इंटू 10⁵, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना आ जाएगा, 16, ये आ जाएगा 16 इंटू 21, 16 इंटू 21, 16 इंटू 2100 प्लस ये कितना आ जाएगा, देखिए ये मल्टीप्लाई कर दिए 2 इंटू 336 इंटू कितना आ गया, इंटू आ जाएगा 10⁵, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिए मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, ठीक। ये कितना आ जाएगा, देखिए ये कितना वैल्यू आ रहा है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ये आ रहा है टोटल, टोटल ये आ रहा है 70, कितना आया था, 7056 आया था शायद, 7056 ओके। इसका आप रूट लीजिएगा ना, इसका आप रूट लीजिएगा तो आ जाएगा 840 आ जाएगा, इसका रूट लीजिएगा, टोटल फाइनल आंसर 840 आएगा। देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ये मिनिमम स्पीड है 840। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ठीक है। इसको मैं कैलकुलेट कर लीजिएगा, आप कैलकुलेटर में देख लीजिएगा, और उसका रूट अंडर 7056 इसका मैं रूट अंडर लूंगा तो 840 आ जाएगा, ठीक है। तो स्पीड कितना हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए, ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए टेनिस बॉल हिट द फ्लोर विथ ए स्पीड v at an angle theta with the normal to the floor if the collision is inelastic and the coefficient of restitution is epsilon, what will be the angle of reflection, ठीक है। देखिए क्या है, e दिया हुआ, इसको e मानिए, e है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है तुम्हारा, और कोलिजन जो है इनइलास्टिक है, ठीक है, इनइलास्टिक। देखिए हो क्या रहा है, इनइलास्टिक कोलिजन आपको पता होगा, जैसे एक सरफेस है, ठीक है, एक सरफेस है, तो इस पे क्या हो रहा है, ये वॉल मानिए, वॉल, ठीक है, ऊपर से एक बॉल आया, कितना एंगल से दे रखा होगा, ये यहाँ टकराया ऐसे, ठीक है, और नॉर्मली ठीक है, कितना एंगल से टकराया, देखिए स्पीड v है, स्पीड इसका v है, और एट एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये थीटा है, ये टकराया, और ये जो कॉलिजन हुआ वो इन इलास्टिक कॉलिजन हुआ, ठीक है। इफ द कॉलिजन इज इन इलास्टिक एंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e, ठीक है। तो ये जो टकराया, किसे टकराया, और फ्लोर है, तो ये मैंने फ्लोर बनाया, ठीक है, इससे यहाँ पे टकराया और फिर कुछ एंगल से रिफ्लेक्ट हुआ, ये बॉल रिफ्लेक्ट हुआ, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ रहा है, मान लेते कुछ अदर एंगल से रिफ्लेक्ट हुआ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब ये एंगल, ये जो एंगल पूछा जा रहा है ये अल्फा मान लेते हैं, ठीक है, थीटा ये हो गया, ये अल्फा, वही अल्फा हमसे फिगर आउट करवा रहा है। तो बताइए, तो कैसे ये सॉल्व होगा, आप क्या कीजिए, देखिए इनइलास्टिक कोलिजन है, तब इसका स्पीड तो जीरो हो जाएगा,
ठीक है। इन इलास्टिक उसका अच्छा इन इलास्टिक कोलिजन रेस्टिट्यूशन तो दिया हुआ है, ठीक। हाँ ठीक है ठीक है ठीक, चलिए क्लियर है। यहाँ से बॉल यहाँ आ गया, देखिए यहाँ पे क्या लगेगा, देखिए हम्म चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इस बॉल पे, सिर्फ मैं इस बॉल पे ध्यान दे रहा हूँ, ये जो बॉल है इस बॉल पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब ये इंस्टेंट मतलब ये टकराएगा, टकराएगा तो ये नॉर्मली फोर्स लग रहा है बॉल पे, मतलब इस डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है, ये जो फ्लोर है इस पे लगा रहा है वाई डायरेक्शन में, बट एक्स डायरेक्शन में नहीं लगा रहा है। ये देखिए 90 डिग्री है ना, तो एक्स डायरेक्शन में कोई ये वॉल फोर्स इस पे नहीं लगा रहा है, ठीक है। स्मूथ है, ये फ्लोर स्मूथ है, ठीक है, स्मूथ मानना है। तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब एक्स में भी कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक्स में जितना आया स्पीड, एक्स में इसका जितना स्पीड होगा वही यहाँ पे होगा उतना ही स्पीड। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे मैं ये एक्स कितना एंगल हो जाएगा, देखिए ये हो गया थीटा, तो ये मेरा थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा वी 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 साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वी साइन थीटा इक्वल होगा मोमेंट, क्या है कि बेसिकली देखिए इस डायरेक्शन में कोई ये नहीं लग रहा है, मतलब कि कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो जो इनिशियल मोमेंटम है एक्स डायरेक्शन में, इनिशियल मोमेंटम जो एक्स डायरेक्शन में वही फाइनल मोमेंटम होगा, उस वही बॉल है, सेम बॉल है, टकरा के वहाँ गया एक्स डायरेक्शन में। तो इनिशियल जो मोमेंटम है, मास इसका अगर m है, तो इनिशियल मोमेंटम देखिए एक्स डायरेक्शन में कितना स्पीड है v साइन थीटा, फाइनली कितना हो गया, फाइनली देखिए फाइनली मोमेंटम निकालना है, मास वही है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, देखिए m से m कैंसिल हो गया, तो v फाइनल कितना हो गया, v साइन थीटा के बराबर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि इतना स्पीड है, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बाहर एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जो लग रहा है वो नॉर्मल वो ऊपर की डायरेक्शन में लगा रहा है। एक्स डायरेक्शन में आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, दो डायरेक्शन है ना, एक्स डायरेक्शन है वो वाई डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में हमने मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, वी फाइनल इक्वल टू वी साइन थीटा, मैं यहाँ लिख सकता हूँ वी साइन थीटा, एक डायरेक्शन का स्पीड तो आ गया, और दूसरा डायरेक्शन का भी स्पीड नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन का स्पीड आया, ठीक है। ये निकल रहा है वी एक्स से, ये निकल रहा है वी एक्स और वी वाई, अब वी वाई हम लोग को फिगर आउट करना है, ठीक है। तो देखिए वी वाई कैसे फिगर आउट होगा, यहाँ पे देखिए ये जो स्पीड है इस डायरेक्शन में v है, तो इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा वी कॉस थीटा वी साइन थीटा। बात समझ में आ रही कि नहीं? दो कॉम्पोनेंट कर लिए, एक्स में कर लिए और वाई में कर लिए। अब चलिए इसका जो दिया हुआ है इस बॉल का रेस्टिट्यूशन कितना दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, ठीक है, उसका हम लोग यूज करते हैं उस चीज। ठीक है, यहाँ पे नीचे सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए बॉल पे एक्स डायरेक्शन तो लिख लिया, अब देखिए इसका यूज आएगा ई जो दिया हुआ है ना, ये कैसे यूज करें इसको, देखिए ये अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। देखिए जैसे कि कोई भी दो बॉल है, दो बॉल जो टकराए ऐसे कुछ टकराया, ठीक है, इसका स्पीड इधर था और इसका स्पीड इधर था, तो जो ई का जो देखिए ई का वैल्यू क्या होता है, ई का डेफिनेशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। ई का जो डेफिनेशन होता है वो याद रखिए, वो समझिए क्या है एक्चुअली, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में दिया हुआ, नेट वेलोसिटी इसका v1 दिया हुआ, इसका v2 दिया हुआ है, ठीक है, v2 दिया हुआ, बट टकराया, देखिए लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या हो गया इसका, ये हो गया ना, तो इस डायरेक्शन में हम लोग को देखना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में ये लाइन, ठीक है, ये लाइन। तो यहाँ पे देखिए ये जो बॉल है यहाँ पे आया होगा, टकराया होगा इससे, ठीक है, इस बॉल जो टकराया होगा, तो देखिए लाइन ऑफ इम्पैक्ट कौन होगा आपको समझना पड़ेगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो भैया नॉर्मल हो गया ना, इस पे देखिए यहाँ पे
यहाँ पे क्या आया होगा ये बॉल यहाँ पे आया होगा, तो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट कौन सा हो गया, जैसे ऐसे आया बट टकराया ऐसे, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये नॉर्मल हुआ। बात समझ में आ रही है कि नहीं? लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये नॉर्मल डायरेक्शन हुआ। तो देखिए इस डायरेक्शन में, बेसिकली इस डायरेक्शन, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट आप ढूंढ लिए कि ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। इसका मतलब मैं इस डायरेक्शन में ई का इक्वेशन लिखूँ, ई का जो है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इस डायरेक्शन में देखिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, इसको एक बॉल की तरह ट्रीट कीजिए, दो बॉल, एक बॉल ये और एक वॉल को आप, बड़ा सा दीवार को आप एक बड़ा सा बॉल ट्रीट करो आप। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट हम फिगर आउट कर लिए, ये जो बॉल है यहाँ से यहाँ आया, लाइन ऑफ इम्पैक्ट देखिए टच कैसे हुआ, वो ऐसे हुआ ना नॉर्मली, ये इस पे इतना फोर्स, ये जो बॉल है इस पे नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, और ये जो बॉल है उसके ऊपर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। तो देख लीजिए जिधर फोर्स लग रहा है उधर लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो गया। बात समझ में आ रही है कि नेट फोर्स। तो इस डायरेक्शन में हम लोग को निकालना है ई का वैल्यू, ठीक है, मतलब ई का इक्वेशन जो यूज करना है इस डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में। तो नॉर्मल डायरेक्शन में देखिए सबका स्पीड देख लीजिए नॉर्मल, इसका वैसे वैल्यू क्या होता है देखिए, v2 माइनस वी1 अपॉन u1 माइनस u2, ठीक है, अपॉन u1 माइनस u2। तो v2 देखिए ये हो गया u1 और u2 दीवार हो गया, और ये हो गया v1 और ये हो गया v2, ठीक है। मैं कैसे लिखा पता चला, एक बॉल ये हो गया, एक बॉल आगे वाला ये हो गया वॉल, तो इसका मैंने u1 मान लिया, u2 मान लिया। कोलाइड होने के बाद इसके पास v2 आ गया, मान लीजिए दीवार के पास, दीवार में वेलोसिटी v2 आ गया, आएगा नहीं, मैं v2 मान रहा हूँ, और इसके पास v1 आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? दो बॉल आपस में कोलाइड करता है तो v2 v1 और u1 u2, ठीक है। जैसे कि u1 u2 और बाद में कितना हो जाता है v1 v2, तो u1 u1 v1 u2 v2, तो मैं यही किया हूँ u1 और फिर इसका u2, फिर आगे ही है ना, आगे v2 और v1। कैसे मिलेगा समझ में आया बात को? इस बॉल को एक बॉल ट्रीट किया और वॉल को अदर बॉल ट्रीट किया, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन क्या होगा, v2 ये तो चेंज ही नहीं हो रहा है, दीवार का स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, u2 ये भी चेंज नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट मैं लिख दूँ v2 जीरो हो गया, u2 जीरो हो गया, आ क्या गया माइनस v1 अपॉन u1, ठीक है। और इस डायरेक्शन को हमने क्या माना, इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना और इस डायरेक्शन को हमने नेगेटिव माना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे भी देखना पड़ेगा आपको इक्वेशन, यहाँ पे साइन देखना पड़ता है, माइनस v1 का स्पीड देखिए, v1 मतलब क्या हो गया देखिए ये वाला, ठीक है, ये वाला v1 देखिए अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन तो ये है ना, तो इस डायरेक्शन में इसका स्पीड कितना है vy है, और कौन से डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। u1 स्पीड देखिए, u1 क्या है, u1 का स्पीड कितना है अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये लाइन के अलोंग देखना है, ये लाइन के अलोंग, जैसे एक बार लाइन ऑफ इम्पैक्ट आप वो लाइन ढूंढ लिए, उस लाइन के अलोंग आप स्पीड लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। उस लाइन के अलोंग स्पीड होगा, सारा जो स्पीड होगा उस लाइन के अलोंग होगा, नेट स्पीड नहीं है, उस लाइन के अलोंग होगा, तो मैं सारा उस लाइन के अलोंग लिख रहा हूँ। u1 मतलब ये u1 कौन सा उस लाइन के अलोंग, तो ये कौन सा लाइन, ये v cos थीटा, कौन से डायरेक्शन में है सर, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस v cos थीटा, तो माइनस से माइनस कैंसिल और ये ई आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए, यहाँ मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, ये चीज़ को मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए कितना हो जाएगा, वी वाई इज इक्वल टू, यहाँ से निकल जाएगा आपको वैल्यू, वी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, ई टाइम्स ऑफ वी कॉस थीटा, ई टाइम्स ऑफ, मैं हाँ ठीक है, ई टाइम्स ऑफ वी कॉस थीटा, ठीक है। देखिए क्या निकल गया, वी एक्स मेरा निकल गया, वी वाई निकल गया, वी एक्स और वी वाई, वी साइन थीटा। अब देखिए मुझे निकालना है अल्फा एंगल देखिए इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो ये अल्फा है, तो बताइए ये भी अल्फा होगा, बात समझ में आई कि नहीं? ये अल्फा कैसे, देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये मैं अल्फा हो गया, तो ये भी अल्फा होगा, ये भी लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ, 10 अल्फा लगा लो आप, कुछ भी लगा लो आप, 10 अल्फा में देखिए ये कितना हो जाएगा, v साइन अल्फा,
वी साइन थीटा हो जाएगा, वी साइन थीटा हो जाएगा और ये वी वाई हो जाएगा। ठीक है, वैसे नहीं अगर समझ में आ रहा है तो ये एक मिनट एक काम करता हूँ, ये एंगल कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना है, ये 90 माइनस अल्फा है, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, और उसी से ये अल्फा हो जाएगा। तो देखिए 10 मैं लगा रहा हूँ 10 90 माइनस अल्फा, वहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ 10 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा, ठीक है 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, देखिए इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, वी वाई अपॉन वी एक्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 90 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, कॉट अल्फा। ठीक है, ये वी वाई का वैल्यू कितना है, ई टाइम्स ऑफ वी कॉस, ई टाइम्स ऑफ वी कॉस थीटा, और वी एक्स का वैल्यू कितना आया, वी साइन थीटा। देखिए वी साइन थीटा होगा, और यहाँ से कितना आ गया, टेन अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, देखिए यहाँ पे ई हो जाएगा ई अपॉन टेन थीटा, सॉरी ये कॉट अल्फा होगा ना, ये कॉट अल्फा होगा, कॉट अल्फा। ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या कर लीजिए, इसको उलट कर लीजिए, मतलब इसको कॉट अल्फा को मैं लिख सकता हूँ टेन अल्फा, तो ये हो गया टेन अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, टेन अल्फा, ये नीचे आ जाएगा ना, कॉट अल्फा को 1 अपॉन टेन अल्फा लिख सकते हैं, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू हो गया ई, ओके टेन थीटा बाई ई। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाई ई। ठीक है, देखिए ये जो एंगल है, ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए ए ऑप्शन मैच कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न थोड़ा लग रहा होगा, इस बॉल को हमने u1 स्पीड माना, और ये जो बॉल है हम इसको बॉल की तरह ट्रीट किए, ये जो बॉल ये बड़ा सा बॉल है, ठीक है, ये आया और ये इनिशियली 0 था, ये आया इससे टकराया, और लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा, नॉर्मल होगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट नॉर्मल होगा। ओके, चलिए देख लीजिएगा दोबारा से, नहीं समझ में आया होगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, ये भी देखिए, और ये पहले मैं ये बता देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा आसान है। सेंटर ऑफ मास ऑफ द थ्री पार्टिकल्स ऑफ मासेस 1 kg 2 kg 3 kg लाइज एट द पॉइंट। देखिए डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली है क्या है, एक यहाँ पे सेंटर एक पॉइंट है। ठीक है, 1 kg 2 kg 3 kg का जो है 1 kg 2 kg का जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है 1 kg 2 kg, टोटल मास आप ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 3 2 5 6 kg हो गया, टोटल 6 kg हो गया। एक मिनट, टोटल कितना हो गया, टोटल मास इसका कितना हो गया 6 kg, और इसका सेंटर कोऑर्डिनेट क्या है 1 2 3 पे है। बेसिकली मुझे नहीं पता 1 kg 2 kg 3 kg कहाँ है, मैं क्या किया उसके सेंटर ऑफ मास को, उसका सेंटर ऑफ मास कितना जाएगा टोटल 6 kg, और उसका कोऑर्डिनेट कितना दिया 1 2 3, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, बेसिकली मान लीजिए 3 मास है 1 2 3, और उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है कहीं, तो उसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ टोटल मास कितना है 6, और इसका कोऑर्डिनेट, तो वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 आप टेंशन मत लीजिए, वो आंसर आ जाएगा आपका। 1 2 3 से कोई लेना देना नहीं है मुझे, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लिखना है बस। अब देखिए अनदर एक सिस्टम है 3 kg 2 kg, अनदर सिस्टम है, ये अनदर सिस्टम है, ये अनदर सिस्टम है, उसका सेंटर ऑफ मास देखिए, दोनों को ऐड कीजिए, 3 2 कितना हो गया 5, मान लीजिए यहाँ पे 5 kg है इसका, और इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ, कोऑर्डिनेट देखिए, कोऑर्डिनेट दिया हुआ -1 3 -2। ठीक है, ऐसा दिया हुआ, वेयर शुड वी पुट अ पार्टिकल ऑफ 5 kg सो दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम लाइज एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ फर्स्ट सिस्टम। ये फर्स्ट सिस्टम था ये मेरा, और ये मेरा सेकेंड सिस्टम था। तो 5 kg का मैं कहाँ पे रखूँ, कौन सा कोऑर्डिनेट में रखूँ, 5 kg मान लीजिए ये है,
और मैं इसका एक्स वाई जेड मान रहा हूँ, ठीक है, यही फिगर आउट करना है एक्स वाई जेड, ताकि जो ये टोटल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई कर जाए, मतलब टोटल अब कितना हो गया 6 केजी का, ऐसा ऐसा इंटरप्रिटेट कीजिए कि ये 6 केजी का ब्लॉक मास है और ये 5 केजी का मास है, ये 5 केजी का मास है, ठीक है, 5 केजी का मास है। तो तीन तीन सिस्टम बन गया, 3 पार्टिकल्स में सिस्टम बन गया और तीनों को कोऑर्डिनेट दिया और सेंटर ऑफ मास यही हो गया, मतलब एक्स बार देखिए यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ से एक्स बार जो है, एक्स बार कॉमा वाई बार, इसको ये सेंटर ऑफ मास है, इज इक्वल टू फाइनल, ये तीनों सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितना दिया हुआ है, उतना दिया हुआ है, यहीं पे लाई कर रहा है, यहीं पे लाई कर रहा है, इसका मतलब 1,2,3 है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब चलिए इसको फॉर्मूला लगा के जल्दी जल्दी आंसर हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक्स बार हम लोग क्या जानते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू होता है m1x1 प्लस 3 मास है ना, 1 2 3 मास है, तो 3 बार लिख देता हूँ, m2x2 प्लस m3x3 अपॉन कितना आ गया देखिए, m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। यहाँ पे देखिए m1 मास कितना है, m1 देखिए 1 2 और मैं इसको 3 मान रहा हूँ, 1 2 3, तो m1 मास m1 कितना है 6 kg है, 6 kg माना, और पार्टिकल्स इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 1 है, चलिए ठीक है। मास m2 कितना है 5 kg है, सिंपल आप पुट करना है आपको फॉर्मूला में, और कोऑर्डिनेट क्या है x2 का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट -1 है, प्लस और ये मास कितना है 5 kg है, और इसका x कोऑर्डिनेट x है, यही फिगर आउट करना है, और x बार कितना दिया हुआ है 1 पुट करता हूँ, और टोटल मास कितना दिया हुआ सम देखिए 6 5 11 11 5 16, ठीक है, तो 16 हो गया। यहाँ से देखिए इधर आ जाएगा 16 और ये हो जाएगा देखिए 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा प्लस 5x, ठीक है 5x, देखिए यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो गया 15/5 हो गया, 15/5 इज इक्वल टू 3, देखिए x इज इक्वल टू 3 आ गया। तो देखिए एक ही ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन डायरेक्ट राइट हो गया, तुरंत मार सकते हैं। उसी तरह देखिए आप y का भी निकाल सकते हैं, y का कैसे निकालेंगे मैं बता रहा हूँ, वैसे ही निकालिएगा, आ जाएगा आंसर इसका 1 आ जाएगा। y का मैं निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो y का देखिए कैसे निकलेगा, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ, तो y का मैं लिख के दिखा देता हूँ, और z का खुद से निकालिएगा। तो y बार इज इक्वल टू m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3, ठीक है, m3y3 अपॉन m1 प्लस m2, सॉरी, और m3 भी होगा, ठीक है 3 होगा। तो m1 मास कितना है देखिए, m1 का 6 kg, कोऑर्डिनेट देखिए y2 का, y वाला देखना है 2, प्लस मास कितना दिया देखिए 5 kg, तो कोऑर्डिनेट कितना दिया y कोऑर्डिनेट 3, ठीक है, प्लस मास कितना दिया देखिए 5 kg, तो कोऑर्डिनेट कितना दिया y 5y, अपॉन टोटल मास कितना बोले थे हम 16, और इसका y बार कितना है देखिए, y बार कितना है 2, तो ये हो गया 32, और ये कितना हो गया 12 प्लस 15 प्लस 5y, यहाँ से देखिए कितना आ गया, ये आ गया 20, हाँ ठीक है 20 और 15, 20 माइनस 15 हो जाएगा इज इक्वल टू 5y, यहाँ से देखिए 5y इज इक्वल टू 5 आ गया, y इज इक्वल टू कितना हो गया 1 आ गया, देखिए 3 1, ऑप्शन मिल रहा है ना 3 1। अब y z का खुद निकालिएगा, आ जाएगा, यही प्रोसेस लगाना है, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। There are n elastic balls placed on a smooth horizontal plane. The masses of the balls are m/2, m/4, कितना m/8, m/16, ऐसे हो रहा है, समझ रहे हो, हाफ हाफ होते जा रहा है, m/2, m/4, m/8, m/16, m/32 ऐसे होते जा रहे हैं रिस्पेक्टिवली। इफ द फर्स्ट बॉल हिट्स द सेकेंड बॉल विथ वेलोसिटी v0, ठीक है, देन द वेलोसिटी ऑफ nth बॉल, देखिए हो क्या रहा है, एक क्यू में, एक लाइन में, बेसिकली एक लाइन में मतलब बहुत सारा बॉल है, इसी तरह करते करते n बॉल है, ठीक है, इसी तरह करते करते n बॉल रखा गया,
बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये बॉल 1 हो गया, ये बॉल 2 हो गया, बॉल 3 हो गया, बॉल 4 हो गया, बॉल 5 हो गया, एंड डॉट डॉट डॉट, ये nth बॉल हो गया। तो इसका स्पीड पूछ रखा है, ठीक है, तो स्पीड पूछ रखा है, आप देखिए कैसे निकालेंगे। और इसका इनिशियली जो है, इनिशियली इसका स्पीड कितना दिया हुआ है, v0 दिया हुआ है, ठीक है, इनिशियली इसका स्पीड v0 दे रखा है, और मास कितना वेरी कर रहा है, देखिए m है, ये m/2 है, ये m/4 है, और ये कितना m/8 है, ठीक है, m/8 है, और सिमिलरली इसका कितना हो जाएगा, m/16 हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्या है, जनरलाइज फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या होगा, सबसे पहले ये जाएगा, इस पे टक्कर करेगा, ठीक है, और मास अलग अलग है। अगर मास अगर सेम रहता तो ये वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाता है, इलास्टिक कोलिजन। देखिए इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, मैं बता रहा हूँ एक इंपॉर्टेंट चीज, इलास्टिक बॉल रहेगा ना, और मास अगर सेम रहेगा, तो अगर ये रेस्ट में है और ये v0 स्पीड है, एक रेस्ट में है और एक स्पीड में है, तो क्या होगा, ये टकराएगा, ये सारा स्पीड इसको ट्रांसफर कर देगा, v0 दे देगा और रुक जाएगा, ये खुद रुक जाएगा और ये v0 ट्रांसफर दे देगा। लेकिन मास डिफरेंट है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। मोमेंटम कंजर्वेशन बेसिकली आप इंडिविजुअली देखिए, इस पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइएगा, इस पे मोमेंटम कंजर्वेशन, फिर इस पे मोमेंटम कंजर्वेशन। देखिए ये जो है, ये बॉल इस पे टक्कर करेगा, फिर ये मोशन में आएगा, फिर ये इसको टक्कर करेगा, ये मोशन में आएगा, फिर ये इसको टक्कर, ऐसे करते 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 इसका पास स्पीड पहुंचेगा। समझ रहे हो बात को? तो वही बताना कि nth का स्पीड कितना होगा। तो एक बात बता रहा हूँ मैं, पहले इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, ठीक है, तो आसान हो जाएगा वो फॉर्मूला। आपको बस एक थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कोई दो बॉल है ना, जैसे कोई दो बॉल है, ठीक है, इसका स्पीड u1 है और इसका स्पीड u2 है, और बाद में इसका स्पीड कितना हो गया, v1 हो गया और v2 हो गया, ठीक है, टकराने के बाद v1 v2 हो गया। ये पहले का है, ये बाद का है। तो ये बताइए मुझे, तो मुझे याद है कि v2, देखिए बार बार इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक जनरल फॉर्मूला लिखता हूँ v2 के लिए। देखिए अगर v2 का लिखना है ना, तो कैसे आएगा, देखिए फॉर्मूला में v2, ये m1, ये m2, ठीक है, ये m1 और ये m2। तो ये आपको दिया हुआ रहता है, देखिए जैसे यहाँ पे v0 दिया हुआ है और ये रेस्ट में दिया हुआ है, ठीक। लेकिन मैं जनरल फॉर्म में देखिए v2 इन टर्म ऑफ u1 u2, v2 इन टर्म ऑफ u1 u2। देखिए m2, देखिए v2 का अगर पूछ रहा है तो m2 पे चले जाइए, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। बार बार उसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ना लगाएं, उससे बचने के लिए फॉर्मूला अगर याद है तो तुरंत हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा u2, ठीक है, u2 प्लस 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1। देखिए क्या है, अगर v2 पूछेगा तो आप सीधा देखिए, ये जो है सेम रिपीट करता है v1 में, देखिए बट डिफरेंट तरीके से। देखिए v1 के लिए मैं लिख रहा हूँ, v1 के लिए लिखना है तो सीधा, अगर इसके लिए लिखना है v1, v2 और v1 ही तो पता नहीं रहता है, इनिशियली दोनों का पता रहता है, बट ये सब दोनों नहीं पता रहता, तो इसका फॉर्मूला निकल के आया। v2 का मैंने लिख लिया, देखिए v1 का कैसे लिखा, आप चले जाइए डायरेक्ट, अगर v1 के लिखना है तो यहाँ पे चले जाइए m1 माइनस m2, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में सेम चलेगा, m2 m1 प्लस m2 अपॉन इंटू हो जाएगा u1, ठीक है, प्लस 2m2 m1 प्लस m2। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा तो ये सवाल तुरंत बन जाएगा 2u2। देखिए दोनों सिमिलर टाइप है, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। देखिए अगर हमको v2 लिखना है तो क्या कीजिएगा, v2 लिखना है तो इसके पास पहुंचिए, m2 माइनस m1, v2 अगर पूछता है तो m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 प्लस m2 u1। उसी तरह अगर v1 पूछा है तो आप सीधा u1 पे जाइए, v1 का पूछा है तो m1 माइनस m2, ठीक है, m2 माइनस m1 नहीं, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस, अब ये 2 वाला पार्ट हो जाएगा। पहला का लिखे तो पहला का यहाँ हो गया और दूसरा का ये हो गया, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा का लिखे तो दूसरा का ये वाला हो गया और पहला का ये वाला हो गया। पहला दूसरा स्पीड, पहला स्पीड, पहला का देखो, पहला स्पीड दूसरा स्पीड, ठीक है। ट्राई कीजिए, सिमेट्रिक मतलब याद करने का कोशिश कीजिए, जैसा भी हो। तो देखिए यही फॉर्मूला यूज होगा इसमें, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए कैसे आएगा,
चलिए कैसे समझते हैं इसको, ठीक है। ये सवाल को देखिए, ये वाला सवाल जो लगाना है इसमें अब समझा दिया हम आपको, अब आप याद कर लीजिएगा इस चीज़ को। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगाना पड़ेगा। चलिए छोड़िए, ये फॉर्मूला को मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे रख लीजिए, कहीं भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नीचे में रख देता हूँ। अब स्पीड में फॉर्मूला लगा रहा हूँ। देखिए चाहिए हमको क्या, एक्चुअली चाहिए क्या, टकराने के बाद का स्पीड ना, मतलब v2 चाहिए हमको। जैसे ये u1 u2 दिया हुआ है ना, u1 दे रखा है v0 और u2 दे रखा है 0। हमको चाहिए v2 चाहिए ना, v2 का चाहिए, v2 ही तो टकराएगा आगे जाके। ये 2 जो पार्टिकल है v2 मैं निकाल लूँ, v1 से हमको कोई लेना देना नहीं, ये उससे पहले ये इसको टकराना होगा, तो v2 चाहिए हमको। तो v2 का फॉर्मूला मैं लिखा हूँ यहाँ पे, देखिए निकालना है, कैसे निकलेगा। v2 का लिखना है तो u2 कितना है, देखिए u2 तो 0 है, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, ये वाला पार्ट तो 0 हो गया। v2 इज इक्वल टू कितना हो गया, देखिए v2 इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ v2 इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट देखिए 0 हो गया, क्यों, क्योंकि u2 देखिए इसका u2 जो है इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल 2, इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल 2 कितना है, 0 है, तो ये तो 0 हो गया, प्लस बचा कौन सा पार्ट, ये हो गया u1 कितना है, v0 है, और 2m1 दैट इज 2m अपॉन m1 प्लस m2, दोनों को सम कर दिए m प्लस, ये 3m/2 आ जाएगा, 3m/2, ठीक है, 3m/2 v0 आ जाएगा। ये टोटल आप कीजिएगा तो 4 v0/3 आ जाएगा v2, ठीक है। मतलब इसका स्पीड आ गया 4 v0/3, इसका स्पीड कितना है, v0, ठीक है। अभी देखिएगा जनरल फॉर्म कैसे निकलेगा। अब इसका स्पीड आ गया, अब इन दोनों के लिए लगा लीजिए फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला लगाना, देखिए कैसे, अब इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं इन दोनों के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों के लिए लगा रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, देखिए इसका स्पीड है इनिशियल स्पीड, ये अब क्या हो गया, u1 हो गया, और u2 क्या है, 0 है। हमें v2 से, मतलब v2 से लेना देना है, v1 से लेना देना नहीं, v2 से लेना देना। v2 क्या होगा, ये v2 इसके पास आएगा, इससे फिर टकराएगा, तो v2 इसका क्या आ जाएगा, देखिए सिमिलरली इसका क्या होगा, u2 क्या है, 0 है, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, फिर बचा क्या, 2m1, मास m1 कितना है, m/2, इस बार m/2 है, और इस पे अपॉन u1 का स्पीड कितना है इस बार, देखिए 4v0 अपॉन 3। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब दोनों को सम कर दिए तो आ जाएगा 3m/4, ठीक है, 3m/4। यहाँ से देखिए m से m कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, देखिए 4v0/3 इंटू 3/4, यहाँ से देखिए 4/3 ऊपर चला जाएगा, 4/3 ऑफ 4/3v0, ये इसको सिंप्लीफाई कर लिए तो कितना आ जाएगा, 4/3 का होल स्क्वायर v0। देखिए क्या आ जा रहा है, इस पे इसका v2 स्पीड कितना आ गया, इस बार v2 स्पीड इस पे कितना आ गया, देखिए 4/3 का होल स्क्वायर v0। उसी तरह इस पे कितना आ जाएगा, ये पार्टिकल 3 है, पार्टिकल 2 है, पार्टिकल 1 है, पार्टिकल 4 है, इसी तरह सिमिलरली इसमें 4/3 का क्यूब v0 आ जाएगा। इस तरह इस पे कितना आ जाएगा, 4/3v0, इसका 4 हो जाएगा। देखिए 5 पार्टिकल्स पे कितना आ रहा है, पावर कितना आ रहा है, 1 कम आ रहा है। देखिए 4 पार्टिकल्स पे पावर कितना आ रहा है, 1 कम आ रहा है, 3 पार्टिकल्स पे पावर 1 कम आ रहा है, और 2 पार्टिकल्स पे पावर 1 कम आ रहा है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0, ये तो 1 आ जाएगा ना। तो देखिए पावर 1 कम आ रहा है, 4 पे 3, 5 पे 4, तो n पे कितना हो जाएगा, n पे मैं लिख सकता हूँ 4/3 n-1 v0। तो बस ये आंसर हो जाएगा, कितना हो गया, देखिए ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। ये जो फॉर्मूला कैसे लगेगा समझ में आया। 2 सिस्टम मान लेना है, 2 पार्टिकल्स, एक बार ये पार्टिकल को एक साथ लेना है, फिर एक बार ये पार्टिकल्स को एक साथ लेना है, फिर एक बार एक पार्टिकल्स को, और v2 में हम इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो v2 में इंटरेस्टेड है तो v2 का फॉर्मूला देखिए, ये पार्ट तो हर बार 0 आ जाएगा क्योंकि हमेशा ये रेस्ट में रहेगा, आगे वाला हमेशा रेस्ट में रहेगा। तो बचा क्या, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट ही एक्चुअली जनरलाइज फॉर्म बना रहा है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। तो यहाँ से देखिए n है तो n-1 होना चाहिए। देखिए यहाँ 5 है तो 4 है, एक घट रहा है, बेसिकली स्पीड में एक घट रहा है, तो मैं एक घटा के लिख दिया डायरेक्ट।